गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग आज जो चेतना सत्र संसाधन सामग्री 19 मार्च 2026 का है उसको हम लोग देखते हैं, जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के द्वारा प्रत्येक दिन यह दिया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे आज के दिन पर। सुपरिचित गीतकार जोगेश गौड़ उर्फ जोगेश का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 19 मार्च को ही 1943 में हुआ था। वे प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक थे। फिल्म और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अलावा यश भारती पुरस्कार भी दिया गया है। सर जॉन हुबर्ट मार्शल का भी जन्म 19 मार्च को ही हुआ था 1876 में। तो आज ही के दिन यानी कि 19 मार्च 1876 को सर जॉन हुबर्ट मार्शल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वे प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। वे 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन 1921 में किया गया था। प्रथम उत्खनन का कार्य पुरातात्विक विभाग के निदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आज का विचार है कि सेवा ही परम धर्म है। सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है कि अभी और मेहनत बाकी है। जी हाँ दोस्तों, असफलता ये नहीं कहता कि आप हार गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपको और मेहनत करना है। अभी आप में बहुत सारी कमियां हैं जिसको दूर करके आगे बढ़ना है। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हम लोग प्रश्न देखते हैं। आबादी में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आबादी में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और वहीं दूसरे बात किया जाए आबादी में, तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। कुछ नवीनतम आंकड़ों के अनुसार आबादी के मामले में जैसे महाराष्ट्र और बिहार के बीच में दूसरे स्थान के लिए कड़ी टक्कर है, लेकिन फिलहाल अभी आबादी के मामले में फर्स्ट नंबर पे जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है। सेकंड जो नंबर है वो है महाराष्ट्र का और तीसरे स्थान पे अपना बिहार है। थर्ड नंबर पे बिहार का स्थान आ रहा है। वहीं अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है और बिहार का स्थान 13वां नंबर पे है। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु है। जैसे ये ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और वेस्ट। तो सबसे जो दक्षिण में है वो तमिलनाडु है। शून्य का सिद्धांत किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था? तो आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के रहने वाले थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। तो शून्य का सिद्धांत इन्होंने ही आर्यभट्ट ने दिया था। ये महान गणितज्ञ थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और हमारे शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है त्वचा होता है। और सबसे जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो सबसे कठोर भाग है वो दांत का इनेमल होता है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच होते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, वो मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये सन हम इसको मान लेते हैं और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर ये मरकरी है, जो उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, तब मंगल है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये सभी जो है सन का परिक्रमा करते हैं। और हमारे जो पृथ्वी है वह तीसरे नंबर पे है सूर्य के अनुसार। पहले नंबर पर ये बुध है, उसके बाद शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि और अरुण वरुण। शनि ग्रह जो है इतना हल्का है कि ये पानी में भी तैरने लगेगा। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसको बोला जाता है। और ये जो बात है मंगल का, तो ये मंगल जो है
ये मंगल है और ये बृहस्पति है, और इसी ग्रहों के बीच में ये छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, इन्हीं दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं। तर्क ज्ञान यहाँ पर जैसे कुछ दिया गया है, जैसे कैंची का काम कपड़ा काटना है, तो कुल्हाड़ी का काम क्या है, तो ये लकड़ी को काटता है। सांप बिल में रहता है, तो मकड़ी कहाँ रहती है, तो मकड़ी जाला बनाकर रहती है। मकड़ी कीट है, तो मगरमच्छ क्या है, तो मगरमच्छ सरीसृप में आता है। सरीसृप का मतलब होता है कि जिसका जो है रीढ़ का हड्डी हो, तो ये सरीसृप में आता है मगरमच्छ। कैंची वहीं फिर से दे दिया, कैंची कपड़ा, तो कुल्हाड़ी लकड़ी। कछुआ के शरीर के ऊपर कवच होता है, तो भालू के शरीर के ऊपर फर या बाल होता है। भाषा ज्ञान में हम लोग देखते हैं कि क्लीन, यहाँ पर एक तरफ उसका मतलब कि विलोम दिया हुआ है, तो क्लीन मतलब होता है साफ, और डर्टी माने होता है गंदा। हेवी माने होता है भारी, और लाइट माने होता है हल्का। जैसे लाइट माने प्रकाश भी होता है, ये ध्यान रखेंगे, लेकिन लाइट मतलब हल्का भी होता है, लाइट कलर। हम लोग बोलते हैं ना कि कपड़ा हमको लाइट कलर चाहिए, मैंने हल्का कलर का चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो मृग माने क्या होता है, मृग मतलब हिरण होता है। और एक इस पे कविता है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग डूडे बनमाही, ऐसे घट घट राम है कि दुनिया देखे नाही। कहने का मतलब है जो मृग होता है उसके नाभि में ही कस्तूरी होता है, जो कि बहुत सेंटेड होता है, और उस सेंट को पाने के लिए उसकी तलाश में जो मृग है वो पूरा वन भटकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसके नाभि में ही वो पाया जाता है। लेकिन उसी तरह हमारे अंदर ही हमारे भगवान होते हैं, हमारे आसपास ही सारी खुशियाँ होती है, लेकिन हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। काक का मतलब होता है कौआ। तो विद्यार्थियों को काक चेष्टा, बोखो ध्यानम, स्वयं निंद्रा, अल्पहारी और गृह त्यागी होना चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों को कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए, हर काम के लिए उसको चेष्टा करनी चाहिए, और बकुला की तरह ध्यान होना चाहिए। और स्वयं मतलब होता है कूता, कूता की तरह नींद होना चाहिए, एकदम थोड़ा सा भी सुगबुगाहट हो तो तुरंत नींद खुल जाए, ऐसा नींद होना चाहिए। और अल्पाहारी, भोजन बहुत कम होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि पूरा चाँप के खाते हैं, और हम अपने को शरीर को भारी बना लेते हैं और तुरंत सो जाते हैं। और गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब अगर आपको अध्ययन करना है, पढ़ाई करना, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। घर में रह करके आप सभी चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में ज़्यादातर विद्यार्थियों में ऐसा देखा जा रहा है, ये पांचों लक्षणों का अभाव देखा जा रहा है। जैसे कि क्या हो रहा है ना कि ठास भोजनम पूरा चाँप के भोजन कर रहे हैं, ठास चाँप निद्रा, पूरे चाँप के निद्रा दे रहे हैं। सिनेमा दर्शी मतलब कि केवल मोबाइल टीवी पर लगे हुए हैं, रील देखने में, वीडियो देखने में बेकार के टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और मुलुर ताकते कोई भी सवाल पूछ दीजिएगा तो मुलुर ताकेगा हथियार की तरह, हमसे कहाँ पूछा गया, ठीक ना। लेकिन विद्यार्थियों को जो पहले बनाया गया था, आदिकाल से ही चल रहा है, वो पांचों लक्षण होना चाहिए। काक चेष्टा, बोको ध्यानम, स्वयं निंद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी। क्लेवर माने होता है चालाक, और स्टूपिड माने होता है बेवकूफ़ यानी मूर्ख। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, और सिक माने होता है बीमार। क्विट माने होता है शांत, और लाउड माने होता है शोर। केयरफुल मतलब होता है सावधान, और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। गधर्व माने गधा होता है। वृश्चिक माने बिच्छू। कुंभकार माने कुम्हार, और स्वर्णकार माने सुनार। चलिए हम लोग आज का प्रेरक प्रसंग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता चाहते थे कि उनका जो बेटा है, उस समय की सबसे कठिन परीक्षा ICS, इंडियन सिविल सर्विस, जो आज UPSC होता है ना, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उस समय ये ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विस पास करे और एक बड़ा अंग्रेज अफसर बन जाए। सुभाष जी इंग्लैंड गए और मात्र 7 महीने की तैयारी में उन्होंने इस कठिन परीक्षा को में चौथा स्थान प्राप्त किया। उस समय ICS की अधिकारी बनना किसी राजा बनने से कम नहीं था।
शानदार बंगला, मोटी तनख्वाह और अंग्रेजों जैसी सुख सुविधाएं। लेकिन सुभाष जी का मन अशांत था। उन्होंने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा, कहा कि मैं अंग्रेजों की गुलामी करके अपना आत्मा को नहीं मार सकता, मैं किसी विदेशी सरकार का नौकर बनकर अपने देशवासियों पर अत्याचार नहीं कर सकता। उन्होंने इस गौरवशाली पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए दोस्तों, जिस पद को पाने के लिए कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता था, ठीक ना, और उस पद को इन्होंने लात मार दिया। यह इतिहास की पहली घटना थी जब किसी भारतीय ने इतनी बड़ी नौकरी को लात मार दी थी। जब ये भारत लौटे तो अंग्रेजों ने उन्हें विद्रोही माना, लेकिन जनता ने उन्हें अपना नेता मान लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने उनके घर में नज़रबंद कर दिया, वे वेश बदलकर एक पठान बनकर अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी और फिर जापान पहुंच गए। उन्होंने वहां बिखरे हुए भारतीय सैनिकों को इकट्ठा किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके पास न तो आधुनिक हथियार थे, न पर्याप्त रसद, लेकिन उनके पास एक ऐसा जुनून था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो, और दुनिया को दिखा दिया कि यदि एक भारतीय ठान ले तो वह 7 समुद्र पार जाकर भी अपनी मातृभूमि के लिए सेना खड़ी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मन में अगर लगन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सही रास्ते पर जुनून के साथ काम करें। देखें ना, ये प्रेरक प्रसंग हमें ये सिखाता है कि हमें अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। भले ही हमारे जीवन ही ये बलिदान देना पड़े, लेकिन हमें तब तक डट के मुकाबला करना चाहिए जब तक हमारे प्राण में सांस अटका हुआ है। यानी कि हमें अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी भी कहा जाता है। उन्होंने एक और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं सभी से एक तरह से बात करता हूँ, चाहे वह कूड़ा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हो। ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी का महानता दिखा रहा है। और इस मतलब आज के विचार में ये दिया गया है कि मनुष्य को समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि बड़े आदमियों के सामने आप पूरे गिड़गिड़ा रहे हैं और पूरा एकदम समान से बात कर रहे हैं, और छोटे व्यक्ति को देख करके, हैसियत देख करके आप उसको अपने पैर के जूती समझ रहे हैं, पैर का धूल समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि मैं सभी से एक तरह से बात करता हूँ, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हो। अब हम लोग करंट अफेयर समसामयिकी देख लेते हैं। 98वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? तो इस फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। 98वें अकादमी पुरस्कार में जो फिल्म का खिताब प्राप्त हुआ है, वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। 350 राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? एलिस पेरी बनी है। यह 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं और यह ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। खेलो इंडिया ट्राइबल जो होते हैं ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में है, इसलिए उनके को मोटिवेट करने के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 2026 वाला छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़ में। हाल ही में अर्पिता पात्रा ने एक किस महाद्वीप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो पर तिरंगा फहराया? तो ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो, और इस पर इन्होंने तिरंगा फहराया है जिनका नाम है अर्पिता पात्रा। सामान्य ज्ञान के प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, और एक क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ब्रिक यानी किडनी को हिंदी में ब्रिक कहते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो किडनी तो समझते हैं लेकिन ब्रिक नहीं समझते हैं। किडनी ही ब्रिक है। तो ब्रिक की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है, यानी कि बहुत सारे नेफ्रॉन से ये बना हुआ है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है।
तो स्टेनलेस स्टील में जो है वह निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार जो है वह पारा का अयस्क है। पारा का संकेत क्या है? Hg है। लगभग, अब भाषा ज्ञान हम लोग देख रहे हैं। लगभग या करीब करीब को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो तकरीबन। अनुमान के आधार पर, अंदाजन, आवश्यकता के अनुसार, यथायोग्य या यथासंभव, यथायोग्य। ऊपर की ओर को ऊर्ध्व कहते हैं, नीचे की ओर को अधोमुख कहते हैं। ऊपर की ओर को ऊर्ध्व और नीचे की ओर को अधोमुख। चारों तरफ को चतुर्दिक, चतुर्दिक यानी चारों तरफ। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट जो होता है तो उसका होता है उल्टा पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। मतलब कि ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। इनोसेंट माने होता है निर्दोष और गिल्टी माने होता है दोषी। एम्बाउंडेंट माने होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सुलभ, एबोंडेंट का मतलब होता है सुलभ और स्कैर्स का मतलब होता है, स्कैर्स का मतलब दुर्लभ यानी कम। सुपीरियर का मतलब होता है शानदार, बहुत बढ़िया। और इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया यानी नीचा। जेनरस का मतलब होता है मतलब दिलदार आदमी, समझिए कि वो उसमें दया है। और अष्टिंगी का मतलब होता है कंजूस। नॉलेज, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। अब बिहार विशेष से 4 प्रश्न है। बिहार को एक अलग प्रांत बनाने का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और आज जो है बहुत नज़दीक अब आज से पहुंच गया है ये बिहार दिवस। आज का जो तारीख है वह 19 मार्च है। 19 मार्च और 2 दिन 20-21 के बाद 2 दिन के बाद 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा। किस वर्ष बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था? तो बंगाल से ये 22 मार्च 1912 को हुआ था और बिहार जो है उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। किस वर्ष बिहार से झारखंड को अलग किया गया था? तो 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है? वह आदमी उस महिला से, वह आदमी जो उस महिला से पिता से संबंधित है। महिला बोलती है, जैसे इसमें ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें एक महिला इशारा करके एक आदमी कहती कि उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित? पिता का। एक महिला ने एक पुरुष का परिचय दिया कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। वह पुरुष उस महिला का क्या लगता है? तो वह पुरुष उस महिला का पति लगता है। महिला बोलती है एक पुरुष से कि उसकी पत्नी जो है, एक महिला, वह पुरुष उस महिला क्या लगता है? एक महिला ने एक पुरुष का परिचय दिया कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उसकी जो पत्नी है मेरे पिता की इकलौती बेटी है।
तो मेरे पिता की इकलौती बेटी है, यानी अपने बारे में बता रही है, तो वह पुरुष उस महिला का क्या लगेगा? पति लगेगा। तो चलिए आज का जो चेतना सत्र है समाप्त हो जाता है और हम लोग अगले दिन एक नए चेतना सत्र साधन सामग्री के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।